नमस्कार दोस्तों, मैं मन्ना आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ, जो कि बेहद रोमांच से भरी हुई है। कहानी का नाम है दयालु शिकारी, जो कि लखपत सिंह रावत की कहानी है। ये कहानी साहस, संवेदनशीलता और मानवता से भरी हुई है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ इस कहानी में दीदी घाट के मशहूर नरभक्षी तेंदुए की दहशत के बारे में बताया गया है। मैं आप लोगों को एक बात दिल से कहना चाहूंगी कि ये कहानी उन सबसे विचित्र, रहस्यमयी और रोमांचक सच्ची घटनाओं में से एक है जिन्हें मैंने सुना है। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि हकीकत है। एक ऐसा सच जो 2022 से लेकर 2014 के बीच उत्तराखंड के सुदूर जंगलों में घटी थी। ये वो समय था जब एक नरभक्षी तेंदुआ रात होते ही पहाड़ी गांव में आतंक मचाता था। मासूम बच्चों से लेकर बूढ़ों तक कोई भी सुरक्षित नहीं था। गांव वालों की जिंदगी जैसे थम सी गई थी। सूरज ढलते ही दरवाजे बंद हो जाते थे और चूल्हों पर रोटियां अधपकी रह जाती थी। उस भयानक कहानी के बारे में उस आदमी ने खुद बताया, जो खुद उस कहानी के जीते जागते गवाह थे। उत्तराखंड की धरती के एक सच्चे सुपूत श्री लखपत सिंह रावत। अब जरा सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन भर न सिर्फ जानवरों के साथ जूझा हो, बल्कि जिनका हर कदम इंसान और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए उठता हो। उनका नाम आज उत्तराखंड के पहाड़ों में श्रद्धा से लिया जाता है। लखपत सिंह जी कोई आम शिकारी नहीं थे। वह एक शिकारी प्रेमी थे, जिन्होंने वन्य जीवों की रक्षा करते हुए सिर्फ उन्हीं जानवरों को निशाना बनाया जो इंसानी बस्तियों के लिए खतरा बन चुके थे। 2000 से लेकर आज तक उन्होंने 55 नरभक्षी जानवरों का शिकार किया था। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 55। और ये कोई हवाई आंकड़ा नहीं, बल्कि आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज है। उनकी बंदूक सिर्फ तब गरजती थी जब इंसानियत खतरे में होती थी, और हर बार जब वो किसी नरभक्षी के पीछे निकलते थे, तो मौत भी उनसे डरकर एक कदम पीछे हटती थी। अब जरा सोचिए, जब हम जिम कॉर्बेट का नाम सुनते हैं, उस ब्रिटिश दौर के महान शिकारी का, जिनकी कहानियां आज भी रोमांच से भर देती हैं, तब हमें याद आता है कि उन्होंने अपने पूरे करियर में कुल 33 टाइगर्स और तेंदुओं का शिकार किया था। लेकिन सच ये है कि इन 33 में से सिर्फ 12 जानवर ऐसे थे जो असल में नरभक्षी थे। दुख की बात यह है कि बाकी जानवरों में कई ऐसे भी शामिल थे जो न तो नरभक्षी थे, न ही इंसानों के लिए कोई सीधा खतरा थे। सर कॉर्बेट ने जो किया वो उस समय की ज़रूरत भी थी, और शायद परिस्थितियां भी अलग थीं। लेकिन अब अगर आप उसी उत्तराखंड की धरती पर खड़े होकर देखें, उसी पहाड़ी क्षेत्र में जहां सर कॉर्बेट ने इतिहास रचा, तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पहाड़ी शेर श्री लखपत सिंह रावत इस आंकड़े को काफी पीछे छोड़ चुके थे। जी हाँ, उन्होंने अब तक 55 नरभक्षियों को मार गिराया था। और ध्यान दीजिए, ये सभी वास्तविक नरभक्षी थे। जब आप इस तुलना को समझते हैं कि एक और विदेशी शिकारी है जिसकी कहानियां किताबों में दर्ज हैं, और दूसरी ओर हमारे बीच का, हमारी ही मिट्टी का बेटा, जिसने 3 दर्जन से भी ज्यादा असली नरभक्षियों को ढेर किया है, तो समझ आता है कि क्यों लखपत सिंह रावत आज उत्तराखंड में सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक आदर्श बन चुके हैं। मिस्टर रावत सबसे पहले और सबसे बढ़कर एक महान वन जीव संरक्षक हैं। उन्हें केवल एक शिकारी कहकर सीमित करना उनके काम और सोच के साथ अन्याय होगा। उनका मानना बहुत स्पष्ट है, और उनके ही शब्दों में अगर कहें तो उन्होंने एक बार कहा था, अगर मैं उस एक नरभक्षी को नहीं मारता
जो इलाके में दहशत फैलाकर मासूम बच्चों, महिलाओं और आदमियों को उठा ले जाता है, तो उसकी वजह से उस पूरे क्षेत्र के अन्य निर्दोष तेंदुओं की जान खतरे में पड़ जाती है। उन्होंने समझाया कि जब एक नरभक्षी तेंदुआ किसी गांव में लोगों को मारना शुरू करता है, तो वहां के ग्रामीण डर, गुस्से और असुरक्षा के माहौल में हर तेंदुए को एक ही नजर से देखने लगते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि वो तेंदुआ निर्दोष है या नहीं। उनकी पहली प्रतिक्रिया यह होती है उसे मार गिराना। अगर एक को नहीं रोका गया तो 100 निर्दोष मारे जाएंगे। रावत जी की यही सोच उन्हें एक सच्चा संरक्षण बनाती है। अगर मैं एक नरभक्षी को नहीं मारता तो उस एक के अपराधों की सजा पूरे इलाके को भुगतनी पड़ती। मासूम लोगों के साथ साथ वहां रहने वाले निर्दोष तेंदुए भी बेरहमी से मारे जाते, वो भी तड़पा तड़पा कर। हर बार जब मैं एक नरभक्षी को मारता हूं तो कम से कम 6 से 10 निर्दोष तेंदुओं की जान बच जाती है जो उसी इलाके में रहते हैं, लेकिन कभी कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते। और रावत साहब की बात पूरी तरह सही है, क्योंकि जब कोई मासूम बच्चा किसी नरभक्षी तेंदुए द्वारा उठा लिया जाता है तो उस गांव में सिर्फ मातम नहीं बल्कि आतंक की लहर दौड़ जाती है। डर, गुस्सा और बदले की आग, इन तीनों का जहर धीरे धीरे पूरे इलाके में फैलने लगता है। गांव वाले उस एक तेंदुए से बदला लेने के लिए उठ खड़े होते हैं, लेकिन अक्सर उनकी गुस्से की आग में वो ये भी नहीं देख पाते कि सामने जो जानवर है वो दोषी है या नहीं। और जब तक ऐसे नरभक्षी को कोई पेशेवर, कोई अनुभवी शिकारी जैसे रावत साहब पकड़कर खत्म नहीं करते, तब तक हालात और भी भयानक हो जाते हैं। ऐसे में ग्रामीणों द्वारा की गई प्रतिक्रिया अक्सर बहुत ही उग्र और खतरनाक होती है। वह जंगल के बड़े हिस्से को आग के हवाले कर देते हैं। घरेलू बम, कांटे, जाल और देसी बाबी टेप्स बनाकर पेड़ों के नीचे और पगडंडियों पर बिछा देते हैं। और फिर जो भी तेंदुआ सामने आता है, चाहे वो नरभक्षी हो या एकदम निर्दोष, उसे पीट पीट कर मार दिया जाता है। कई बार तो उन्हें जिंदा जला दिया जाता है, बस इसलिए कि वो एक तेंदुआ है। इन सब का खामियाजा सिर्फ एक मासूम की मौत से उपजा गुस्सा नहीं होता, वो बन जाता है सामूहिक पागलपन, जो निर्दोष वन्य जीवों के खात्मे में बदल जाता है। और यही वजह है कि रावत साहब जैसे लोगों का काम सिर्फ एक नरभक्षी को मारना नहीं होता, वो पूरे जंगल को बचाने का काम करते हैं। ये एक कड़वा सच है, खासकर उनके लिए जो जानवरों से प्यार करते हैं। एक पशु प्रेमी के नज़रिए से ये त्रासदी है, लेकिन एक इंसान होने के नाते हम उस गुस्से और उस बदले की आग को समझ सकते हैं। क्योंकि सोचिए, क्या करेंगे आप या मैं अगर हमारा अपना बच्चा, वो नन्हा प्यारा मासूम बच्चा जो बस आंगन में खेल रहा था, एक तेंदुए द्वारा उठा लिया जाए। और फिर कई घंटों बाद जब हम पागलों की तरह उसे ढूंढने निकले और गांव से 1 मील दूर जंगल में हमें वो नन्हा सा नरम और कोमल शरीर टूटा हुआ, चिथड़ा चिथड़ा, आधा खाया हुआ पड़ा मिला। उस पल क्या कोई भी माँ शांत रह सकती है? नहीं। उस क्षण इंसान पशु नहीं देखता, सिर्फ माँ का टूटा हुआ दिल देखता है। और वो गुस्सा, वो रोष उस क्षण किसी भी चीज को निगल लेता है। इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि क्यों गांव वाले हर तेंदुए को शक की नजर से देखते हैं, क्यों वो कभी कभी निर्दोष जानवरों पर भी टूट पड़ते हैं। क्योंकि जब दिल टूटता है तो तर्क मर जाता है। शहर में एक आरामदायक कुर्सी पर बैठकर जब आप ये कहानी पढ़ते या सुनते हैं, तो उस असली डर
और दर्द को महसूस कर पाना लगभग असंभव होता है। जो कुछ यहाँ बताया जा रहा है, वो किसी फ़िल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि एक कड़वी हकीकत है। और ये सब वहाँ के लोगों ने खुद वर्षों तक पहाड़ों में रहकर वो डर जिया है। हर शाम जब सूरज डूबता था, तो एक अनकहा सन्नाटा फैल जाता था। दरवाजे जल्दी बंद कर दिए जाते थे, बच्चों को बाहर खेलने नहीं दिया जाता था और पालतू जानवरों को भीतर बांध दिया जाता था, क्योंकि वहाँ के लोग जानते थे कि तेंदुआ कहीं भी कभी भी आ सकता है। वहाँ का खतरा एकदम वास्तविक है, खासकर छोटे बच्चों और पालतू जानवरों के लिए। हमेशा सतर्क रहना, हर आवाज पर कान देना, हर झड़ी को शक की नजर से देखना, ये सब वहाँ के लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। और शायद अब इन शब्दों के जरिए मैं आपको उस भय की एक झलक दिखा सकूं, जो वहाँ के लोग पहाड़ों में असल में महसूस करते हैं। अब जरा एक पल के लिए अपने आप को एक पहाड़ी माँ या बाप की जगह रखिए। सोचिए आपका बच्चा, आपकी जान, बस खेलने के लिए आंगन में गया था। आपका प्यारा पालतू जानवर, जो आपके परिवार का हिस्सा है, घर के बाहर लेटा था। और फिर एक पल में एक जंगली जानवर आता है और सब कुछ छीन ले जाता है। कोई चेतावनी नहीं, कोई वक्त नहीं सोचने का, सिर्फ चीखें, खून और फिर एक डरावनी खामोशी। अगर भगवान ना करे कभी ऐसा कुछ आपके साथ हो, तो क्या आप उस जानवर को मारना नहीं चाहेंगे, जो आपके मासूम खूबसूरत बच्चे को नोच गया हो? इंसानों ने जानवरों को इससे बहुत कम पर मारा है, और ये कोई बहाना नहीं है, ये इंसानी फितरत है। जब दर्द दिल में उतरता है, तो करुणा नहीं, बदला उठता है। हम इंसान हैं, और जब हमें चोट लगती है, खासकर अपनों को, तब हम जवाब देते हैं, कभी समझदारी से, कभी पागलपन में, लेकिन चुप नहीं रहते। यही सच है, कड़वा है लेकिन हकीकत है। उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष एक सच्चाई है, जिसे वहाँ के लोग उन पहाड़ों में जीते हुए हर दिन जूझते हैं। जंगली तेंदुआ एक बेहद शानदार और खूबसूरत जानवर है। आप इससे खूबसूरत कोई जीव शायद ही देख पाएं। पहाड़ी हिमालय की तलहटी के घने जंगलों में रहने वाले 99% तेंदुओं के साथ किसी भी तरह का टकराव नहीं होता, क्योंकि वो अपनी भूख के लिए सिर्फ जंगली शिकार का शिकार करते हैं। मुश्किल तब शुरू होती है जब उन सैकड़ों तेंदुओं में से एक तेंदुआ नरभक्षी बन जाता है। एक अकेला नरभक्षी तेंदुआ पूरे इलाके में दहशत फैलाने, कई जानें छीन लेने और गांव टोलों को आतंकित करने में सक्षम होता है। 2014 के आखिरी वन्यजीव जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में कुल तेंदुआ आबादी 2335 पाई गई थी। इसे हिम तेंदुओं से न भूलें, जिनकी संख्या काफी है, लगभग 121 के आसपास। ये कहना जरूरी है कि पिछले 10 वर्षों में तेंदुओं की संख्या बढ़ी है, जो कि कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हजारों निर्दोष तेंदुओं में से समस्या वही होती है जो एक छोटा सा हिस्सा, लगभग सिर्फ 1%, जो नरभक्षी बन जाता है, और जहां हम सब मिलकर गर्व महसूस करने लगते हैं कि उत्तराखंड में इतने सारे तेंदुए या गुलदार मौजूद हैं। वही मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहती हूँ कि 20वीं सदी के आखिरी सालों से लेकर 2000 के बाद से अनुमानित रूप से 600 से अधिक मानव, जिनमें अधिकतर बच्चे शामिल हैं, नरभक्षी तेंदुओं द्वारा मारे जा चुके हैं। अगर आप गूगल पर गुलदार हमले उत्तराखंड सर्च करेंगे,
तो आपको वो कड़वी हकीकत सामने मिलेगी। पौड़ी के कई गांव तो पूरी तरह से भुतहा बन चुके हैं, क्योंकि वो लोग उन मनहूस गुलदारों के आतंक से इतने डर गए थे कि उन्होंने अपने पूर्वजों के गांव छोड़ दिए थे और अपने बच्चों को सुरक्षित जगह पर पालने के लिए पलायन कर गए। ये विशाल पलायन आज भी जारी है। और दोस्तों, मैं यहाँ आपको कुछ असली तस्वीरें दिखाने वाली हूँ, पर कुछ लोगों के लिए ये तस्वीरें परेशान करने वाली हो सकती हैं। इसलिए कृपया करके सावधानी के साथ आगे बढ़ें। इन सभी छवियों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध समाचार लेखों से लिया गया है और इन्हें केवल इस गंभीर मुद्दे के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। इसे आपके लिए और भी वास्तविक बनाने के लिए मैं आपको 5 साल के आर्यन रावत की कहानी बताना चाहती हूँ, जिसे 29 जुलाई 2022 को बथैट गांव में उनके घर से उसकी मां की चौकस निगाहों के सामने एक तेंदुए ने उठा लिया था। ऊपर वन विभाग के अधिकारी बथैट के जंगल में आर्यन के अवशेष पाते हुए दिखाए गए हैं। बाईं तरफ खुशहाल दिलों में आर्यन अपने सबसे अच्छी दोस्त के साथ है। ऊपर ये 5 साल के पीयूष हैं, जिन्हें 23 नवंबर 2022 को निसनी गांव से एक तेंदुए ने उठा लिया था। इस छोटे बच्चे के अवशेष भी अगले दिन जंगल में पाए गए थे। ऊपर ये 5 साल की स्मृति रावत है, जिन्हें 11 अक्टूबर 2020 को सालडोगी गांव में एक नरभक्षी तेंदुए ने मार डाला और खा लिया था। ऊपर 2 साल की भारती मेहरा है, जिन्हें 18 सितंबर 2022 को बेरीनाग में उनकी मां की बाहों से एक नरभक्षी तेंदुए ने छीन लिया था। यहाँ ऊपर 3 साल की माही डबराल की सेंसर की गई तस्वीरें हैं, जो गोडी बड़ी गांव की सड़क से ली गई थी। तस्वीरों में उनका चेहरा और गर्दन खरोच के निशानों से भरे होने के कारण सेंसर कर दी गई हैं। माही खेतों से अपनी दादी के साथ कई औरतों और बच्चों के साथ लौट रही थीं। गांव के आधे लोग यह देख चुके थे कि कैसे एक नरभक्षी तेंदुए ने उन पर हमला किया और पीछा किया। तेंदुए ने बाद में उसे छोड़ जरूर दिया, लेकिन तब तक माही की मौत हो चुकी थी। यह घटना उनकी आंखों के सामने कुछ ही पलों में अप्रैल 2021 में हुई थी। और अंत में इसी तरह 7 साल की पूजा नौटियाल को पाया गया था, जिनके माथे और गले पर गहरे तेंदुओं के पंजों के निशान थे। गांव वालों के तेंदुए का पीछा करने के बाद नरभक्षी ने अपने शिकार को देवाल गांव के जंगल में छोड़ दिया था। अगस्त 2020 में उसे बचाने में बहुत देर हो चुकी थी। तेंदुए के दांत पहले ही उसके नाजुक खोपड़ी को कुचल चुके थे, जैसे ही उस पर हमला किया गया था। और दोस्तों, यहाँ मैंने आपके साथ जो हाल के कुछ मामले साझे किए हैं, वे सैकड़ों में से केवल कुछ ही हैं। अधिकतर मामलों में तस्वीरें उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि पीड़ितों के शरीर से सिर्फ कुछ हड्डियां और कपड़ों के टुकड़े ही बच पाते हैं। जो ऊपर तस्वीरें आपने देखी, वे दुर्लभ हैं। जहां तेंदुओं के हमलों की तस्वीरें ली जा सकें और दस्तावेज बद किए जा सकें। उत्तराखंड में रहते हुए उन्हें नियमित तौर पर खबरें मिलती हैं कि किसी छोटे बच्चे को फिर से एक नरभक्षी तेंदुए का शिकार होना पड़ा, चाहे वो अल्मोड़ा के पास का इलाका हो या ठिहरी और पौड़ी गलवार के गांव। इनमें से 90% खबरें राष्ट्रीय टीवी चैनलों या अखबारों तक कभी नहीं पहुंच पाती। नरभक्षी तेंदुए इस क्षेत्र के छोटे बच्चों के माता पिता के लिए एक सच्चा और भयानक खतरा है। बड़े भी सुरक्षित नहीं हैं। वास्तव में जुलाई 2022 में पौड़ी में हुए एक तेंदुए हमले में रीना देवी, जो अपनी संतान को स्कूल छोड़कर घर लौट रही थी, वो तेंदुए के हमले का शिकार हो गई और उनकी मौत हो गई।
इस डर से वो अपने बच्चे के साथ स्कूल जाती थीं कि अगर बच्चा अकेला गया तो उसे तेंदुए द्वारा मारे जाने का खतरा है। कुछ क्षेत्रों में, खासकर शाम के बाद, साइकिल और मोटरसाइकिल सवारों को भी नरभक्षी तेंदुआ द्वारा निशाना बनाया जाता है और रास्ते में ही मार दिया जाता है। जब वे घर जा रहे होते हैं या दो गांव के बीच यात्रा कर रहे होते हैं। कुमाऊं भी लंबे समय से नरभक्षी जानवरों की समस्या से ग्रस्त रहा है, जैसे कि लोगों को याद है। लेकिन ब्रिटिश काल में शिकार इतना ज्यादा होता था कि बाघ और तेंदुए लगभग विलुप्त हो गए थे, क्योंकि ब्रिटिश लोगों का शिकार और खूनी खेल के प्रति गहरा लगाव था। लेकिन स्वतंत्र भारत में चीजें अलग तरीके से होती हैं और ये सही भी है। हम अपने वन्य जीवों से प्रेम करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। इसलिए हमने कड़े वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र बनाए हैं। भारत में बंदूक लाइसेंस सख्ती से सीमित है और बहुत कम लोगों के पास रिवॉल्वर, शॉटगन, राइफल या अन्य हथियार होते हैं। वन्यजीव शिकार परमिट खासकर नरभक्षी जानवरों के लिए ही किए जाते हैं और इन्हें हमारे वन विभाग द्वारा बेहद सावधानी से नियंत्रित किया जाता है। उपयोग तथ्य: उत्तराखंड में तेंदुओं की संख्या में वृद्धि के कुछ संभावित कारण हो सकते हैं और यहाँ तेंदुओं की संख्या तेजी से बढ़ी है। मैं फिर दोहराना चाहती हूँ कि हिमालय की तलहटी के घने जंगलों में रहने वाले 1900% तेंदुओं के साथ कोई टकराव नहीं होता, क्योंकि वे जंगली शिकार करते हैं। मुश्किल तब होती है जब कोई तेंदुआ नरभक्षी बन जाता है और एक अकेला नरभक्षी तेंदुआ पूरी तरह तहस-नहस मचा सकता है, कई जानें भी ले सकता है और बड़े इलाके में दहशत फैलाता है। उत्तराखंड में हजारों निर्दोष जंगली तेंदुए भी हैं, जो हमारी वन्यजीव की सुंदरता और विविधता में अनमोल योगदान देते हैं और इस घने जंगल वाले क्षेत्र के नाजुक परिस्थिति के तंत्र हैं जो उनको बनाए रखने में मदद करते हैं। लेकिन इसी के साथ वहाँ कई नरभक्षी तेंदुए भी सक्रिय रहते हैं। आज की तारीख में हमें बताया गया है कि राज्य के पहाड़ी क्षेत्र में कम से कम 10 या उससे अधिक नरभक्षी तेंदुए घूम रहे हैं। लेकिन सौभाग्य से हमारे पास श्री रावत जी जैसे महान शिकारी भी हैं, जो इस नरभक्षी तेंदुओं की समस्या से निपटने के लिए तत्पर रहते हैं। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ी हिमालय क्षेत्र में लखपत सिंह रावत को किसी परिचय की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उन्होंने कई गांवों को इस प्रकार के आतंक से मुक्त कराया है और उनके जीवन को फिर से सामान्य बनाया है। सही जानवर का पता लगाकर और उसके निर्दोष बच्चों व वयस्कों की हत्या और खाने जैसी घृणित हरकतों को समाप्त करके। लखपत सिंह रावत उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के गैरसन चमोली के निवासी हैं। वे पेशे से एक सरकारी स्कूल शिक्षक हैं, लेकिन उन्हें एक कुशल शिकारी के रूप में भी जाना जाता है, जिन्होंने पिछले 2 दशकों में 50 से अधिक नरभक्षी तेंदुओं और बाघों को मार गिराया है। उनकी पहली शिकारी यात्रा 2001 में शुरू हुई थी, जब एक तेंदुए ने उनके स्कूल के एक छात्र को मार डाला था। इसके बाद उन्होंने वन विभाग से अनुमति लेकर उस तेंदुए को मार गिराया और तब से वो इस कार्य में लगे हुए हैं। अब आप समझ जाएंगे कि इन्हें इस इलाके में दयालु फरिश्ता क्यों कहा जाता है और इन्हें एक युग पुरुष क्यों माना जाता है। इन तमाम प्रशंसा के बावजूद आप मिस्टर रावत से ज़्यादा विनम्र और साधारण इंसान कहीं नहीं पाएंगे। वे पेशे से शिक्षक हैं और उत्तराखंड सरकार के शिक्षा विभाग में काम करते हैं। उनका पार्ट टाइम शौक और जुनून भारतीय वन सेवा की मदद करना है, ताकि उस क्षेत्र को नरभक्षी तेंदुओं से मुक्ति दिला सकें, क्योंकि वह अपने .315 टेलीस्कोपिक राइफल के साथ एक कुशल निशानेबाज हैं, जिससे उन्होंने
नरभक्षी तेंदुओं और बाघों का शिकार किया है, जो हमारे पहाड़ी इलाकों के छोटे-छोटे गांवों में आतंक फैलाते हैं, जहां लखपत सिंह रहते हैं। 2014 में दीदी घाट क्षेत्र में एक नरभक्षी तेंदुए ने कई लोगों को मार डाला था। रावत जी और उनके साथी जाय हुकील ने 2 महीने की खोजबीन के बाद एक बकरी को चारे के रूप में उपयोग करके उस तेंदुए को मार गिराया था। वो तेंदुआ एक मादा थी, जिसकी उम्र लगभग 7 वर्ष थी और उसके दांत घिस चुके थे। लखपत सिंह रावत एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने पेशेवर जीवन के साथ साथ समाज की सेवा में भी लगे हुए हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि समर्पण और साहस से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। लखपत सिंह रावत एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने पेशेवर जीवन के साथ साथ समाज की सेवा में भी लगे हुए हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि समर्पण और साहस से भी किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ लखपत सिंह रावत की कहानी दयालु शिकारी खत्म होती है और अगली कहानी जल्द ही आएगी। अगर आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही रोमांचक और सच्ची कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आपके पास ऐसी रोमांचक कहानियाँ और हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। मैं उस पे भी वीडियो बनाऊंगी और आपका नाम भी मेंशन करूंगी। नई कहानियों और अपडेट्स के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।